Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Nasir from FEI. This class 7th history, chapter number 6, towns, traders, and craftspersons. This is the lecture number first of this chapter. Let's start today's first topic. Overview. सबसे पहले हम देखेंगे जो चैप्टर का नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्सपर्सन्स. हमें इस चैप्टर को उस पीरियड से मिलाना है जिस पीरियड के बारे में आप पढ़ रहे हो. तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं कि हम मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं. इसका मतलब मिडिवल पीरियड में टाउन्स किस तरह से बने और ट्रेडर्स किस चीज का ट्रेड करते थे और क्राफ्ट्सपर्सन्स क्या क्या चीजें बनाते थे. इसका मतलब मिडिवल पीरियड में ये चीजें कैसे फंक्शन करते थे उन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है. तो अगर कोई भी ट्रैवलर या ट्रेडर मिडिवल पीरियड में मिडिवल टाउन में एंटर होता था तो वो एक्सपेक्ट क्या करता था. सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशंस करते थे. फॉर एग्जांपल अगर काबुल जो अफगानिस्तान की कैपिटल है तो वहां से कोई ट्रैवलर या ट्रेडर आता था साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में टाउन्स में एंटर होते ही उसे मतलब पता चलता था कि यहाँ पे कौन सी चीज मिलती है जो कि बाकी टाउन्स में नहीं मिलती, तो उसका वो ट्रेड वगैरह कर सकते हैं. या इन लोगों को कौन सी चीज की जरूरत है जो ये काबुल से मंगवा सकते हैं. तो ये डिपेंड करता था कि किस तरह का वो टाउन होता. एक्चुअली मिडिवल इंडिया में 3 किस्म के टाउन्स थे. सबसे पहले टेम्पल टाउन. टेम्पल टाउन वो होता था जहां पे किंग ने अपना एक खास टेम्पल बनाया होता था. जिस भगवान को मानता था उसी भगवान के लिए उसने वो टेम्पल बनाया था, जहां पे दूर दराज से लोग पिलग्रिमेज के लिए आते थे, जियारत वगैरह के लिए आते थे. और उसके इर्द गिर्द में मार्केट्स वगैरह बनने लगी तो उस किस्म के टाउन को टेम्पल टाउन कहते थे. इसके अलावा एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. कुछ टाउन्स ऐसे होते थे जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलता था. फॉर एग्जांपल जहां पे किंग अपना सेंटर बना था, जैसे फतेहपुर सिकरी अकबर के अंडर में वो वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर चलाता था. इसी तरह से विजयनगर एम्पायर में हम्पी एक जगह थी जहां पे वो उनकी कैपिटल भी थी, जहां पे किंग जो था वो अपने मिनिस्टर्स वगैरह को ऑर्डर वगैरह देता था. तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव काम वो वही से करते थे. तो उस किस्म के टाउन को कहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. इसके अलावा कमर्शियल टाउन और पोर्ट टाउन. कमर्शियल का मीनिंग होता है जहां पे ट्रेड वगैरह होता है. और यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पे थ्रू पोर्ट्स के ही जरिए ट्रेड वगैरह होता था. समंदरों के किनारे पे ये पोर्ट टाउन्स बनाए होते थे, जैसे कि सूरत, मसूलीपट्टनम वगैरह थी. तो इस तरह के टाउन्स को कमर्शियल टाउन या पोर्ट टाउन कहते थे. लेकिन कभी कभी क्या होता था कि कुछ टाउन्स ऐसे होते थे जिनमें ये तमाम फंक्शंस होते थे. वहां पे टेम्पल भी होता था, किंग अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी वहीं से चलाता था, और वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी. तो दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन्स एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन. तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये चैप्टर जो है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है. तो टाउन्स जहाँ पे ग्रीव होते हैं वहां पे ट्रेड ऑब्वियसली होता है. ट्रेड किन चीजों का होगा, वो चीजें क्राफ्ट पर्सन बनाते हैं. तो आइए आगे बढ़ते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में हम जिस एक टाउन के बारे में बात करेंगे वो थंजौर टाउन है, जो कि कैपिटल थी चोलास की. तो आज से 1000 साल पहले अगर हम देखें तो आज भी वो रिवर कावेरी जो है वो तमिलनाडु के उस इलाके में बहती है. लेकिन उस वक्त वहां पे चोलाज रूल कर रहे थे. तो कावेरी रिवर एक पेरिनियर रिवर है. पेरिनियर रिवर वो होता है जिसमें साल भर पानी नहीं रहता, उसमें सीजनल पानी रहता है. जब बारिशें होती है तो उस दौरान वहां पे पानी रहता है उस उन जैसे रिवर्स में. उसके बाद वो पानी के बगैर होते हैं. अगर हम देखें वहां पे एक बहुत बड़ा टेम्पल है, राजा राजेश्वरा टेम्पल है, जिसको बनाया था राजा राजा चोला ने. अब राजा राजा चोला का जो पूरा नाम है ना, उसका नाम है कुंजरामलन राजा राजा पेरुंथचन. ये नाम टेम्पल के अलग अलग इलाकों में हिस्सों में
जो वॉल्स वगैरह है वहां पे एनग्रेव करके लिखा गया है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में इस बादशाह का नाम अक्सर राजा राजा ही दिखाया गया है, क्योंकि इसका नाम बहुत लंबा है, इसलिए उन्होंने शॉर्ट नाम ही उसका रखा है एनसीईआरटी बुक्स में। इसके अलावा इस राजा राजेश्वरा टेम्पल में एक बहुत बड़ा शिवलिंगा है, जिस भगवान को का मतलब वो लॉर्ड शिवा को पूजते हैं, उन्हीं की मूर्ति या उन्हीं का जो ये शिवलिंग है उन्होंने उस टेम्पल के अंदर में रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें, बादशाह ने अपना दरबार भी उसी टेम्पल के पास लगाया है। वहाँ पे मंडपास और पवेलियंस बनाए गए जो प्लेटफॉर्म की तरह होते हैं। उसके सामने एक खुली जगह है जहाँ पे उनके मिनिस्टर्स वगैरह या वो लोग वगैरह किंग के ऑर्डर्स वगैरह सुनने के लिए आते हैं। तो वहाँ पे किंग अपने ऑर्डर्स इशू करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपनी मिनिस्टर्स वगैरह को। और इसके अलावा आर्मी के लिए बैरक्स वगैरह भी बनाए गए हैं जहाँ पे आर्मी तैनात होती है। तो अगर हम देखें, आपको मैंने बताया था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने टेम्पल के बारे में पढ़ा। उसके बाद किंग किस तरह से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी चलाता है। इसका मतलब जब मैंने पहले कहा था कि कुछ टाउन्स इंडिया में ऐसे भी थे मिडिवल पीरियड में, जो टेम्पल टाउन होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी थे और साथ साथ में वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी। इसका मतलब थंजौर भी इसी तरह का एक टाउन था। तो वहाँ पे जैसे पहले हमने कहा कि वहाँ पे बहुत बड़ा टेम्पल था और साथ में किंग, उसकी आर्मी, उसके मिनिस्टर्स वगैरह भी वहाँ पे रहते थे। तो उनके लिए मार्केट तो बननी ज़रूरी थी, तो मार्केट में अलग-अलग चीज़ें वहाँ पे सेल की जाती थी, जैसे ग्रेन्स थे, स्पाइसेस, क्लोथ, ज्वेलरी वगैरह। और वाटर सप्लाई वेल्स एंड टैंक से आती थी। जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ पे पेरिनियर रिवर बहता था, उसमें साल भर पानी नहीं रहता था, इसलिए बारिश का पानी टैंक्स में जमा किया जाता और अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है वेल्स से, जिससे कि जो पानी का मसले मसाइल थे वो हल होते थे। इसके अलावा वहाँ पे थंजौर के नज़दीक में ही एक इलाका था उरायूर, जहाँ पे सलया वीवर्स रहते थे। तो इस टेम्पल में जब भी फेस्टिवल होता था उसमें बहुत बड़े-बड़े फ्लैग्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, जिसका कपड़ा यही सलया वीवर्स बनाते थे। इसके अलावा किंग और उनके मिनिस्टर्स के लिए ये फाइन क्वालिटी का कॉटन का कपड़ा बनाते थे, जो अमीर लोग ही मतलब वहाँ पे पहन सकते थे। तो इस वक़्त किंग और उनकी नोबिलिटी, उनके मिनिस्टर्स वगैरह ही अमीर थे, तो वो लोग वो प्रेफ़र करते थे। और जो कोर्स कॉटन था, कोर्स कॉटन का मतलब होता है जो सस्ती क्वालिटी का कॉटन होता है, वो आम लोगों के लिए वो कपड़ा सलाया वीवर्स बनाते थे। इसके अलावा अ, वहाँ पे एक इलाका और भी है जहाँ जिसको बोलते हैं स्वाइन में मलाई, जहाँ पे स्थापत्यज और स्कल्प्टर्स रहते थे। स्कल्प्टर्स वहाँ पे क्या करते थे, वो ब्रॉन्ज आइडल्स बनाते थे, ऑर्नामेंटल बेल लैंप्स वगैरह बनाते थे। तो बनाने का तरीका क्या था, ये ब्रॉन्ज जो होता है ना, ये दो मेटल से मिलकर बनता है। कॉपर एंड टिन को अ, पिघला के मिक्स किया जाता है तो उससे ब्रॉन्ज मेटल बनता है। तो इन लोगों का क्या काम था, ये आइडल्स बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे ब्रॉन्ज मेटल की। इसके अलावा ऑर्नामेंटल बेल्स बनाते थे, लैंप्स बनाते थे। तो उनका वही काम था। तो इसके अलावा अगर हम देखें, टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। इससे पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे हम टेम्पल टाउन या पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो थंजौर एक अच्छी एग्जांपल थी टेम्पल टाउन की भी, क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था, कमर्शियल भी था और साथ में टेम्पल टाउन भी था। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है अर्बनाइजेशन किस तरह से स्टार्ट हुई, शहरों की लाइफ किस तरह से स्टार्ट हुई मिडिवल पीरियड से। अगर हम देखें, ये जो टेम्पल्स थे ये सेंट्रल होते थे इकोनॉमी एंड सोसाइटी के, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहाँ पे होती थी और सोशली भी लोग अलग-अलग इलाकों के वहाँ पे मिलते थे। तो इसके साथ-साथ लोग शेयर करते थे कि वो किस भगवान में मानते हैं, किसको मानते हैं और किसकी पूजा करते हैं। अलग-अलग चीज़ों की डिस्कशंस वगैरह होते थे और जो किंग वगैरह होते थे वो इन टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा ज़मीनें, लैंड ग्रांट्स देते थे, ज़मीन देते थे, ताकि उससे जो पैसे वगैरह वो हासिल करे। इसके अलावा वहाँ पे रिचुअल्स होते थे, पूजा-पाठ होती थी। दूर-दराज इलाकों से लोग आते थे वहाँ पे, उनको खाने का इंतज़ाम उनका वहीं पे किया जाता, वो भी साथ-साथ में मतलब वो चढ़ावा वगैरह लेकर आते थे, कुछ पैसे लेकर आते थे, कुछ फूड ग्रेन्स वगैरह टेम्पल के लिए लाते थे। और फेस्टिवल्स वगैरह में भी वहाँ पे
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो ये जो पिलग्रिम्स वो होते हैं जो ज़ियारत वगैरह करने के लिए जाते हैं, जैसे कि कोई किसी जगह पे कोई टेम्पल है, आस्थान है या और कुछ है, तो वहाँ पे लोग अ, ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। तो काफ़ी दूर-दराज़ इलाकों से वहाँ पे लोग आते थे, वो डोनेशंस वगैरह करते थे। और ये टेम्पल अथॉरिटीज़ जो थी जिनके जिनको ज़िम्मेदारी दी गई थी टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाने के लिए, तो वो उस पैसे का इस्तेमाल करते थे। वो फाइनेंस करते थे ट्रेड, बैंकिंग वगैरह में, ताकि वो और ज़्यादा पैसे उनसे हासिल कर सके। तो अगर हम देखें टेम्पल टाउन्स टाउन्स बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे ग्रो हो गए। तो टेम्पल्स में बहुत सारे लोग काम करते थे, जैसे प्रीस्ट जो पुजारी वगैरह होते थे, वर्कर्स जो सफाई वगैरह करते थे टेम्पल्स की, आर्टिज़न जो मूर्तियाँ, पेंटिंग्स वगैरह टेम्पल्स की बनाते थे। इसके अलावा ट्रेडर्स जो वहाँ पे अलग-अलग चीज़ों की ट्रेड करते थे, क्योंकि इन टेम्पल्स के नज़दीक आर्टिज़न्स वगैरह भी रहते थे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बेची भी जाती थी, जो पिलग्रिम्स अपने साथ लेते थे। और इसके अलावा बहुत सारे लोग मतलब हम देख सकते हैं, ये जो प्रीस्ट्स, वर्कर्स वगैरह, आर्टिज़न्स वगैरह थे, ये टेम्पल्स के नज़दीक ही रहने लगे। और जो पिलग्रिम्स की ज़रूरतें वगैरह होती थी, उनको पूरा करते थे। तो टेम्पल टाउन्स टेम्पल्स के इर्द-गिर्द में ही बसने लगे। तो तंजौर के अलावा अगर हम देखें, बिलासवामिन या जिसको बिलसा कहते हैं या विदिशा कहते हैं, इस वक़्त मध्य प्रदेश में है वो एक इलाका। इसी तरह से सोमनाथ गुजरात में, और कुछ जो इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स है कांचीपुरम एंड मदुराई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ एग्जांपल्स है टेम्पल टाउन्स की। इसके अलावा अगर हम देखें, कुछ टेम्पल्स जो थे वो राजाओं महाराजाओं ने बनाए, जैसे हमने भी तंजौर की बात की, वहाँ पे राजा राजेश्वरा टेम्पल राजा राजा चोला ने बनाया था। लेकिन कुछ पिलग्रिमेज सेंटर्स पुराने ज़माने से ही थे, जैसे कि वृंदावन जो कि लॉर्ड कृष्णा की अ, जन्मभूमि है। इसके अलावा तिरुवन्नामलाई जो तमिलनाडु में एक हम कह सकते हैं एग्ज़ाम्पल है। तो वहाँ पे लोग पुराने ज़माने से ही जाते रहे और वहाँ पे फिर इन पिलग्रिम्स के लिए मार्केट्स वगैरह खोले गए। इस तरह से वहाँ पे भी टेम्पल टाउन्स बनने लगे। अजमेर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है जो राजस्थान में है। 12th सेंचुरी में चौहानस की किंगडम थी या कैपिटल थी, उसके बाद मुगल्स के अंडर में आई। तो वहाँ भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जहाँ पे अलग-अलग अ, रिलिजन्स की अलग-अलग कास्ट्स के लोग उनको मानने वाले वहाँ पे एज़ पिलग्रिम्स वहाँ पे जाते रहे हैं और आज भी जाते हैं। तो पुष्कर लेक है वहाँ पे, उसी के नज़दीक ये पिलग्रिम सेंटर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो इसके अलावा नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, तो फ्रॉम 8th सेंचुरी ऑनवर्ड सबकॉन्टिनेंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो था, जिसमें गारंटी इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, अ, इसके अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह आता था। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटे स्मॉल स्मॉल टाउन्स वगैरह बनने लगे, इमर्ज होने लगे। कहा जाता है कि ये टाउन जो है लार्ज विलेजेस से बनने लगे। क्या होता था कि एक बड़ा गाँव होता था, उसके इर्द-गिर्द के इलाके में जो भी प्रोड्यूस होता था, पीज़न्ट्स वगैरह फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, तो वहाँ पे मंडापिका में वो बेचने के लिए आते थे, इस जो कि एस्टैब्लिश की जाती थी इस बड़े विलेज में। मंडापिका का मतलब होता है मंडी, जहाँ पे लोग अपनी चीज़ें वगैरह बेचने के लिए आते थे। और उसके साथ-साथ वहाँ पे फिर धीरे-धीरे हट्टाज़ एस्टैब्लिश होने लगी, जो कि शॉप्स एक लाइन में होती थी, जिसको हम आज पटरियाँ बोलते हैं। तो जहाँ पे आर्टिज़न्स आकर अलग-अलग चीज़ें वगैरह बेचते थे, जैसे कि पोटर्स, ऑयल प्रेसर्स, शुगर मेकर्स, टॉडी मेकर्स। टॉडी मेकर्स का मतलब होता है अ, वो जो गर्म ड्रिंक जो लोगों को पिलाते थे, जिसमें रम वगैरह भी मिक्स होती थी। इसके अलावा स्मिथ्स, ब्लैक गोल्ड एंड ब्लैक स्मिथ्स, स्टोन मैसनर्स एंड सो ऑन। और इसके अलावा कुछ ट्रेडर्स जो होते थे वो इसी टाउन में रहते थे, और कुछ ट्रेडर्स टाउन टू टाउन ट्रेड वगैरह या ट्रैवल वगैरह करते रहते थे, चीज़ें वगैरह एक जगह पे खरीदते थे, दूसरी जगह पे बेचते थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो दूर-दराज इलाकों से इन टाउन्स में आते थे, ताकि वो यहाँ की चीज़ें खरीद सके और अपनी चीज़ें बेच सके। जैसे कि दूर-दराज इलाकों से हॉर्सेस लाए जाते थे, साल्ट, कम्फर, सैफ़रॉन, बीटल नट एंड स्पाइसेस लाइक पेपर वगैरह। तो ये
जो ट्रेड होता था इन सभी चीज़ों का, इससे इन टाउन्स में जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर हुई। इसके अलावा जो समानता, हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था समानता, जिसको फिर बाद में ज़मींदार कहा गया या लैंडलॉर्ड कहा गया। उन्होंने फोर्टिफाइड पैलेसेस बनाए थे इन टाउन्स के नज़दीक, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लगाए थे ट्रेडर्स पे, आर्टिजन्स पे, आर्टिकल्स पे। और इसके अलावा कभी-कभी वो ये राइट टेंपल अथॉरिटीज़ को देते थे कि आप ये टैक्सेस वगैरह आर्टिजन्स, ट्रेडर्स वगैरह से हासिल करो, ताकि वो टेम्पल्स में वो खर्चा लगे, क्योंकि कभी-कभी इन समानदार और ज़मींदार्स ने ही वो टेम्पल्स बनाए होते थे या मर्चेंट्स ने बनाए होते थे। इस चीज़ के बारे में रिटन रिकॉर्ड्स है इंस्क्रिप्शंस के ज़रिए, जो आज भी मौजूद है। तो इसी तरह से तमिलनाडु चोला डायनास्टी के अंडर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो टैक्सेस लिए जाते थे, वो भी इंस्क्रिप्शंस में आज भी मौजूद है, और आपकी बुक में भी वो लिखे गए हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, तो बड़े ट्रेडर्स भी थे, स्मॉल ट्रेडर्स भी इंडिया में थे। अगर हम देखें, इंडिया में बहुत सारे ट्रेडर्स जो बंजारास वगैरह थे, जो हॉर्सेस वगैरह का ट्रेड करते थे, उन्होंने एसोसिएशंस बनाई थी। गिल्ड का मतलब ही होता है एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उस ज़माने में मिडिवल पीरियड में ट्रेन्स, बसेस वगैरह नहीं थी, तो लोगों को ट्रेड जब करना होता था तो उनको फॉरेस्ट्स पार करने होते थे, डिफरेंट किंगडम्स पार करनी होती थी। तो वो क्या करते थे, वो कारवान्स में जाते थे। उनके पास घोड़े होते थे, कैमल्स होते थे, तो वो उन पर सामान लाद कर एक, हम कह सकते हैं, बड़े ग्रुप में ट्रैवल करते थे, ताकि उन पर कोई अटैक अगर करे तो इनके पास भी डिफेंस रहे। इनके पास कुछ घुड़सवार होते थे जिनके पास हथियार वगैरह भी होते थे। तो इस तरह की बहुत सारी गिल्ड साउथ इंडिया में 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से ही काफी ज्यादा फेमस थी, जिसमें मणिग्रामम, नंदेशी गिल्ड्स, या उसके बाद अगर हम देखें इंडियन पेनिनसुला और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ बहुत सारी कम्युनिटीज ने ट्रेड किया, जिसमें चेटियार्स, नट्टू चेटियार्स, तमिलनाडु के ट्रेडर्स जो थे वो काफी ज्यादा फेमस थे, और उसके साथ मारवाड़ी ओसवाल, जो कि एक ट्रेडिंग प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप बना था इंडियन कंट्री, इंडिया का। तो ये मतलब स्मॉल ट्रेडर्स वगैरह को लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते थे। सोफिस्टिकेटेड इनके पास सिस्टम होता था। ये किसी भी इलाके में पैसे वगैरह ट्रांसफर कराते थे। इसके अलावा गुजराती ट्रेडर्स, जिसमें हिंदू बनियाज, मुस्लिम बोहराज, जो ट्रेड करते थे रेड सी, जहाँ पे अरबियन कंट्रीज, इजिप्ट, इसके अलावा इटालियन ट्रेडर्स के साथ, इसके अलावा पर्शियन गल्फ, जहाँ पे अरबियन कंट्रीज वगैरह के साथ, इसके अलावा ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना के साथ स्पाइसेस और इंडियन स्पाइस और इंडियन टेक्सटाइल्स का ट्रेड करते थे। इसके अलावा वापसी में ये क्या लाते थे, अगर यहाँ से ये इंडियन स्पाइस और इंडियन टेक्सटाइल्स देते थे, तो वापस में गोल्ड, इवोरी अफ्रीका से हासिल करते थे। इसके अलावा चाइनीज ब्लू पोट्री, जो काफी ज्यादा फेमस थी उस वक्त। इसके अलावा सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। Towns on the west coast were home to Arab, Persian, Chinese, Jewish and Syrian क्रिश्चियन ट्रेडर्स, तो उनके साथ भी ट्रेड करते थे। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ से ये इंडियन टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस देते थे, लेकिन वापस इवोरी हासिल करते थे, गोल्ड, सिल्वर, या फिर इसके अलावा ब्लू पोर्ट्री फ्रॉम चाइना। तो कहा जाता है कि इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ, जो काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली मशहूर था, जिसकी वजह से यूरोपियंस अट्रैक्ट हो गए और वो इंडिया उसके बाद ट्रेड करने के लिए आए, क्योंकि इंडियन स्पाइसेस और इंडियन टेक्सटाइल्स का कोई मुकाबला नहीं था उस वक्त दुनिया में। तो रेड सी के पास इटालियन ट्रेडर्स ने यही चीजें देख ली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट एक रूट ढूंढना चाहते हैं इंडिया के लिए, ताकि हम खुद डायरेक्टली उनके साथ ट्रेड कर सके। अब ये इटालियन ट्रेडर्स जब रेड सी के पास ये चीजें खरीदी थी, तो यूरोप में काफी ज्यादा मुनाफा वो कमाते थे। यूरोप की कुकिंग में यहाँ का पेपर, कैनामोन, सिनेमॉन, नटमैग, ड्राइड जिंजर वगैरह काफी ज्यादा फेमस हो गया। और उन्होंने यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले पुर्तगीज एक ट्रैवलर और एक्सप्लोरर, जिसका नाम था वास्को डी गामा, 1498 में उन्होंने इंडिया का सी रूट ढूंढा, और उसके बाद बहुत सारी यूरोपियन
कंपनीज यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई। तो इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।